तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 27 अप्रैल 2025 और वार है रविवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा सीईटी एग्जाम डेट फाइनल। सीएमओ एचएसएससी अधिकारियों का मंथन। ग्रुप सी डी में 31 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। एआई का होगा प्रयोग, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के किसान गेहूं नुकसान का दावा 1 मई तक करें पेश, आदेश हुआ जारी। हरियाणा में 102 गांवों की फसलें आग से प्रभावित, सीएम करेंगे पैकेज की घोषणा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, जल्द होगा परिणाम घोषित, बताएंगे पूरी खबर कि कैसे इसको चेक करना है। हरियाणा से 460 पाकिस्तानी निकालेगी सरकार। लेफ्टिनेंट के परिवार से मिलकर महिला आयोग अध्यक्ष रो पड़ी। विज बोले पाकिस्तान का आटे का पानी भी बंद कर देंगे, बताएंगे पूरी खबर। एनएचआई ने सुनाई बड़ी खुशखबरी, इस महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा गुरुग्राम रेवाड़ी हाईवे, बताएंगे पूरी खबर। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बोले आतंकी पंचर पुत्र। गुरुग्राम में कहा पहलगाम हमले में क्षेत्र जाति नहीं धर्म पूछा गया। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की उन्होंने सलाह दी, बताएंगे पूरी खबर। 5 साल बाद फिर शुरू होने जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने दी इजाजत। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे, बताएंगे पूरी खबर। सोने के दाम में 4 दिन तेजी रहने के बाद आज आई फिर जोरदार गिरावट, बताएंगे आज सोने का क्या भाव है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सीईटी मई अंत में संभावित 40 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी मई महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बीच हुई कई दौर की बैठकों में 28 या 30 मई को परीक्षा कराने पर सहमति बन गई है। मई के अंत तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के कारण यह समय निर्धारित किया गया है। इस बार ग्रुप सी और डी के पदों के लिए रिकॉर्ड तोड़ लगभग 40 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। एचएसएससी के सूत्रों के अनुसार ग्रुप डी में करीब 17 लाख और ग्रुप सी में लगभग 14 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगी और प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2 मई से शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की देखरेख में सीईटी आयोजन की प्रक्रिया चल रही है और इसका विज्ञापन अप्रैल के अंतिम या मई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। विज्ञापन में परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ग्रुप सी के लिए सीईटी का स्तर 10+2 और ग्रुप डी के लिए मैट्रिक स्तर होगा। इस साल योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी सीईटी में शामिल हो सकेंगे। हालांकि अगली परीक्षाओं के लिए पात्रता विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता पर ही निर्भर करेगी। फसल नुकसान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसानों को 1 मई तक ऑनलाइन दावा पेश करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में आग की घटनाओं से फसल गंवाने वाले किसानों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्तीय आयुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी, यमुनानगर, कैथल और रोहतक के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर किसानों से 1 मई तक ई मुआवजा पोर्टल पर अपने फसल नुकसान के दावों को अपलोड करने को कहा है। इन 7 जिलों के 102 गाँवों में आग से भारी नुकसान की सूचना मिली है, जिसमें प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 814 एकड़ गेहूं की फसल प्रभावित हुई है और 312 किसान इससे पीड़ित है। हालांकि खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइनों में शॉर्ट सर्किट और आग लगने का मुख्य कारण इसका माना जा रहा है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आता। फिर भी सरकार किसानों को मुआवजा देने की इच्छुक है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पहले ही नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दावों के सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री जल्द ही मुआवजा पैकेज की घोषणा करेंगे। सिरसा सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 266 एकड़ फसल जली, जिससे 1.55 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद कैथल, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र का स्थान है। अगली खबर आ रही है भिवानी से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है। 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित करी गई थी और इनका परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित होने की संभावना है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर अपना परिणाम देख सकेंगे। 10वीं का रिजल्ट देखने के चरण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं। होम पेज पर HBSC सेकेंडरी एग्जाम
एग्जाम 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें, कैप्चा भरें और सर्च रिजल्ट पर क्लिक करें। रिजल्ट आपका स्क्रीन पर ही आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसे देख भी सकते हैं। छात्र एसएमएस के माध्यम से भी इस परिणाम को अपना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिजल्ट HB10 स्पेस रोल नंबर टाइप करके उसे 56263 पर भेजना होगा। वहीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच आयोजित करी गई थी और इनका परिणाम भी इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। 12वीं के छात्र भी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं और एसएमएस से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है चंडीगढ़ से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरियाणा सरकार प्रदेश की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गृह विभाग से प्रदेश में रह रहे 460 पाकिस्तानियों को निकालने की योजना मांगी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें ज्यादातर हिंदू परिवार हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। मोहाली के डेराबस्सी में मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई भी पाकिस्तानी वीजा लेकर हरियाणा में फिलहाल रह रहा है तो उसे 24 घंटे के भीतर पकड़कर वापस भेजा जाएगा। इस बीच हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया शनिवार को करनाल में शहीद लेफ्टिनेंट विजय नरवाल के घर पहुंची और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करी। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि वह भी कश्मीर से है और उन्होंने बचपन में आतंकवाद का दर्द झेला है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब वे लड़ेंगे तो हम उन्हें पानी क्यों दें। पंजाबी गायक मनकीरत ओलख भी शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिलने पहुंचे और शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए क्षति है। रोहतक में प्रदर्शन के दौरान वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि भारत में हिंदुओं की पहचान पूछकर हत्याएं करी जा रही हैं, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अब शोक सभाएं नहीं बल्कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संकल्प सभाएं होंगी। अगली खबर आ रही है गुरुग्राम से। रेवाड़ी हाईवे का इंतजार खत्म, दिसंबर तक होगा तैयार। हरियाणा के वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग इस साल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस हाईवे का 70% तक का काम जो है पूरा हो चुका है। हालांकि द्वारका एक्सप्रेसवे से वजीरपुर तक 6 किलोमीटर के हिस्से में बिजली और हाई टेंशन लाइनों और एक बरसाती नाले के कारण काम अटका हुआ है। पटौदी में रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास की मंजूरी भी अभी रेलवे विभाग से मिलना बाकी है। इन अड़चनों के बावजूद NHAI के प्रबंधक प्रकाश तिवारी ने 31 दिसंबर 2025 तक हाईवे के पूरा होने की उम्मीद जताई है। द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बन रहे फ्लाईओवर का आधा काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद इस रूट पर आवाजाही और ज्यादा आसान हो जाएगी। इस हाईवे से बनने से गुरुग्राम और रेवाड़ी के बीच का सफर काफी सुगम हो जाएगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहलगाम आतंकी हमले को सदी की सबसे निंदनीय घटना बताते हुए आतंकियों को पंचर पुत्र कहा है। गुरुग्राम में एक हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए शास्त्री ने कहा कि आतंकियों ने पीड़ितों से उनका धर्म पूछा और हिंदू होने पर उन्हें गोली मार दी। उन्होंने लोगों से क्षेत्रवाद और भाषावाद में बटे रहने के बजाय एकजुट होने का आह्वान किया है। शास्त्री ने कहा कि पहलगाम में किसी से यह नहीं पूछा गया कि वे तमिल हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं या पंजाबी बोलते हैं या वे किस राज्य से हैं। उनसे सिर्फ उनका धर्म पूछा गया और हिंदू होने पर उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट रहने का आग्रह भी किया ताकि कोई उनका बाल भी बांका न कर सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हुए कहा कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो गैर हिंदू यहां आने से पहले भी विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान में 80% हिंदू होने के बावजूद हिंदू होना गुनाह जैसा हो गया है, क्योंकि वे आपस में बटे हुए हैं और डरपोक हो गए हैं। उन्होंने हिंदुओं से शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेकर चलने का आह्वान किया है। शास्त्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग पहलगाम की घटना पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, लेकिन अब हिंदुओं को एकजुट होकर देश के कोने कोने में पदयात्राएं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने पर गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा और राम के अस्तित्व का सबूत मांगने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। अगली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के बीच फिर से शुरू होने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in को खोल दिया गया है। इच्छुक तीर्थयात्री 13 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष तीर्थयात्रियों के 15 जत्थे उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाएंगे। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से 50-50 यात्रियों के 5 समूह
और सिक्किम के नाथुला दर्रे से 50-50 यात्रियों के 10 समूह यात्रा करेंगे। चीन द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण पिछले 5 वर्षों से यह यात्रा बाधित थी। अब भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के प्रयासों के तहत इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। दोनों देशों ने पिछले साल सीमा विवादित क्षेत्रों से अपने सैनिकों को पीछे हटाया था। इसके अतिरिक्त भारत और चीन के बीच 2020 से बंद पड़ी सीधी उड़ान सेवाएं भी फिलहाल जल्द शुरू होने जा रही हैं। कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 500 से अधिक सीधी उड़ानें संचालित होती थी। उड़ानें बंद होने के बाद यात्रियों को कनेक्टिंग हब के माध्यम से यात्रा करना पड़ रही थी, जो महंगी भी साबित हो रही थी। कैलाश मानसरोवर का अधिकांश क्षेत्र तिब्बत में स्थित है, जिस पर चीन अपना अधिकार जताता है। हिंदू धर्म में स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ भगवान शिव निवास करते हैं, ऐसा हिंदुओं की मान्यता है। यात्रा बंद होने के दौरान श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे। मतलब जब से ये यात्रा बंद थी तब से व्यास घाटी से ही कैलाश जी के दर्शन हो रहे थे। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आसमान छू रहे सोने के भाव में अब गिरावट दर्ज करी गई है। कल शनिवार 26 अप्रैल 2025 को सोने की कीमतों में अच्छी खासी कमी आई। मंगलवार 22 अप्रैल को 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचने के बाद अब 22 कैरेट सोना 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 98,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 90,170 रुपए और 24 कैरेट सोना 98,310 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि मुंबई में यही सोना 90,020 रुपए और 98,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। हालांकि चांदी अभी भी महंगी बनी हुई है और आज इसका भाव 1,09,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। बीते कुछ हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। खासकर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।